नमस्ते, मैं सीए उत्कर्ष मिश्रा आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल फिनट्यूब पे। तो जैसा हमने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बताएंगे, तो इस वीडियो में हम आपको प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरी हैं जिनसे आपका आगे काम पड़ेगा, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़ेंगे ताकि आपका रजिस्ट्रेशन प्रॉपर हो सके, और कुछ और ज़रूरी चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना है ताकि आप कोई भी गलती ना करें जिससे आपके रजिस्ट्रेशन में दिक्कतें आएँ। तो इस वीडियो को शुरू करते हुए हम आपको बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं रजिस्ट्रेशन के लिए और क्या इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करें तो 2024 में अगर आप आते हैं तो आपको अब इतना आसान नहीं है कि आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इतनी आसानी से मिल जाएगा। आपको बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अब नोटिस बहुत ज़्यादा सर्व हो रही हैं, जो ऑफिसर्स हैं वो आपसे चीज़ें पूछ रहे हैं। पहले कुछ गलतियां हुई हैं, बहुत लोगों ने गलत रजिस्ट्रेशन ले लिए हैं, तो अब चीज़ें बहुत मुश्किल हो गई हैं, थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो गई हैं। हर बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और कई चीज़ें नोटिस सर्व हो रही हैं, बहुत से क्लाइंट्स को नोटिस सर्व हुई हैं कि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स गलत लगा दिए हैं या कुछ डॉक्यूमेंट्स मैच नहीं कर रहे हैं। जैसा एक क्लाइंट के साथ हुआ था, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स चीज़ें चेक नहीं करी और उनके डॉक्यूमेंट्स में नाम मिसमैच था। तो आपको ये सब बातें हमने बताई हैं आगे चल करके कि आपको डॉक्यूमेंट्स में ये चेक करना होगा कि आपका डॉक्यूमेंट में हर जगह डॉक्यूमेंट में नाम जो है आपका वो सेम रहे, मैच करता हो, कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए। जैसे आधार में, पैन में, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल में, जो चीज़ें हम आपको आगे बताएंगे। तो अब हम अपना प्रोसेस शुरू करते हैं। हम आपको बता दें कि प्रोसेस की स्टेजेस क्या होंगी। पहले हम ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करते हैं, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके बारे में आपको लिस्टिंग करेंगे, और फिर आपका एक ARN जनरेट होता है जो आपको रखना होता है अपने पास ट्रैकिंग के लिए। उसके बाद जो आपका प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का, वो आपके ऑफिसर के पास जाता है जिसको उसको अप्रूव कर सकता है या फिर वो आपको नोटिस इशू कर सकता है। अगर उसने आपका प्रोसेस अप्रूव कर दिया तो आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, आप अपना जीएसटी फाइल कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेकिन अगर उसने शो कॉज नोटिस इशू कर दी तो आपको उसके लिए क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा, आपको उसके लिए जवाब देना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि क्या कमी रह गई है, क्या चीज़ पूछी गई है, उसका जवाब देना पड़ेगा। अगर उस पर आपका ऑफिसर सेटिस्फाई होता है तो वो आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव कर देगा, लेकिन अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो आपका रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट कर सकता है। तो हर बात पे ध्यान दीजिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, किस फॉर्मेट में लगने हैं, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाए और आप पे कोई भी दिक्कत ना आए। उसके बाद अगर आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो गया तो आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलता है जिससे आप अपने रिटर्न्स को फाइल कर सकते हैं। अब हम आपको बता दें कि 2024 में क्या हुआ है, कई सेंटर्स पे, कई स्टेट्स में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होने लगा है। मतलब अगर आप आधार वेरीफाई करवाते हैं तो कई स्टेट्स आपको बुला लेते हैं कि आप बायोमेट्रिक अपना अंगूठे से वेरिफिकेशन करवाएं। इसकी वजह यही रही है कि पिछले कुछ सालों में बहुत लोगों ने गलत तरीके से या फर्जी रजिस्ट्रेशन ले लिए, तो ऑफिसर्स ने चीज़ें रेस्ट्रिक्ट कर दी हैं, लिमिट कर दी हैं ताकि आप गलत रजिस्ट्रेशन ना ले सकें और उनको गुमराह ना कर सकें। तो हम आपको कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं पहले कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या रेडी रखने होंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो बाद में कि आप फाइल कर रहे हैं और बार बार डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रहे हैं। इससे पहले आप खुद डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लीजिए और उनको प्रॉपर सीक्वेंस में लगा लीजिए ताकि आपको कोई भी आगे चल के दिक्कत ना आए। सबसे पहला आता है आपका आधार कार्ड। अब आधार कार्ड में आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है कि वो एक सही मोबाइल नंबर जो आपका करंट एक्टिव मोबाइल नंबर है उससे लिंक्ड होना चाहिए। अगर वो लिंक नहीं हुआ तो आपके पास OTP नहीं आएगा जिससे वो वेरीफाइड नहीं हो पाएगा। दूसरी बात आती है हमारी पैन कार्ड की। ये दो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। पैन कार्ड के लिए क्या ध्यान रखना है कि वो आपका आधार से लिंक होना चाहिए। अब ये आप कैसे चेक करेंगे, ये दोनों ही बातें हमने आगे आपको बताई हैं कि आपको एक वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। नीचे जाकर के जब आप देखेंगे तो आपको 2 वेबसाइट के लिंक्स मिलेंगे, आधार लिंक स्टेटस के लिए और पैन कार्ड के लिए। आप इन वेबसाइट पे क्लिक करके अपना आधार स्टेटस चेक कर सकते हैं। जैसे अगर हम इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ये वेबसाइट खोल के मिलेगी जिसमें आप अपनी पैन कार्ड और अपना आधार नंबर एंटर करेंगे, प्रोसीड करेंगे और आगे आपको स्टेटस दिखा देगा। अगर आपका आधार पैन कार्ड से लिंक नहीं है तो आपको उसको करवाना पड़ेगा जिसमें आपको कुछ फीस देनी पड़ सकती है, उसका वीडियो हम अलग से शेयर करेंगे। फिर पैन कार्ड के बाद आपको फोटो लगेगी जो आपकी होगी, जिसके नाम पे बिजनेस चल रहा है। फिर हमारा चौथा डॉक्यूमेंट आता है प्लेस ऑफ बिजनेस, उसका एड्रेस प्रूफ। अब ये डिपेंड करता है कि आपका प्लेस ऑफ बिजनेस कैसा है, किस तरह का है। मतलब अगर खुद का है, ओन्ड है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स अलग हैं, अगर रेंटेड है तो उसके डॉक्यूमेंट्स अलग हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा
जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे, चाहे वो पीडीएफ हो चाहे वो जेपीजी, उसके साइज की लिमिट दी हुई है। मतलब कहीं पर आपको 100 KB के अंदर देनी है, कहीं आपको 1 MB के अंदर देनी है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए, और इसके लिए आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, आप उसे रिसाइज कर सकते हैं, आप उसे चेंज कर सकते हैं। पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि डॉक्यूमेंट्स कोई भी खराब नहीं होने चाहिए, मतलब लेजिबल होने चाहिए, जिन्हें आप पढ़ सकें और ऑफिसर भी पढ़ सके, वरना आपका रजिस्ट्रेशन रोक दिया जाएगा। अब हम बात आए हैं प्लेस ऑफ बिजनेस की तरफ। अब इसमें 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जैसे क्या, अगर आपका प्लेस ऑफ बिजनेस ओन्ड है तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। ओनरशिप डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? जैसे आपकी डीड है, सेल डीड, अगर आपने जैसे प्रॉपर्टी ली है तो आपके पास सेल डीड होगी, आपने खरीदी है तो उसका सेल डीड मिलेगी। गिफ्ट डीड और विल डीड में से आपको अगर विल के जरिए मिलती है कोई भी प्रॉपर्टी तो उसके लिए विल डीड होती है, आपको वो लगानी पड़ेगी। दूसरा आता है बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट, जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, 6 महीने पुराना, साल भर पुराना और पुराना इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा देते हैं। ऐसा मत करिएगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल लेटेस्ट होना चाहिए, और ये बात ध्यान रखिए कि वो आपके नाम पे हो। बहुत लोगों ने क्या करा है, जैसे मान लीजिए मेरे पेरेंट्स के, मेरे पापा के नाम पे घर है, तो बिजली का बिल जो है वो भी उन्हीं के नाम पे है, पर मैं इसको अपने बिजनेस में नहीं यूज कर सकता। उसके बारे में हम अलग बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो ये आपको ये ध्यान रखना है, जब आपके पास ओन प्रॉपर्टी है, आपके खुद के नाम पे है, तो बिजली का बिल भी आपके नाम पे आना चाहिए, और वो बहुत लेजिबल होना चाहिए, मतलब प्रॉपरली दिखता हो। इसके लिए अगर आपके पास बिजली का बिल ऐसा नहीं है जो पढ़ने में आ सके, तो आप उनकी वेबसाइट पे जाकर के लॉगिन करके उस चीज़ को प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे मैसेज कर सकते हैं, हम आपको इसके बारे में भी एक वीडियो बना करके दे देंगे। फिर आता है आपका हाउस टैक्स रिसीट। जैसे आपकी लोकल म्यूनिसिपैलिटी कम्युनिटी होती है, वो आपको हाउस टैक्स की रिसीट देती है, आप उसे भी अपलोड कर सकते हैं। फिर अगर आपके पास जो प्रॉपर्टी है, जो प्लेस ऑफ बिजनेस है आपकी, वो आपके पेरेंट्स के नाम पे है, तो जो ऊपर चीज़ें हमने आपको बताई, ओनरशिप डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, हाउस टैक्स रिसीट, ये उनके नाम पर जो भी हुई हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ में आपको कुछ 2 चीज़ें एक्स्ट्रा देनी पड़ेंगी, वो है आपकी नोटराइज्ड रेंट एग्रीमेंट। मतलब आपको उनसे एक रेंट एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा और उसको नोटराइज करवाना पड़ेगा। आपको हमें रेंट एग्रीमेंट का फॉर्मेट प्रोवाइड कर सकते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन पे बता दीजिएगा। पर इसको आपको ऐसे ही नहीं देना है, इसे आपको अपने लॉयर के पास, किसी लॉयर के पास जाना है, वो आपको एक स्टैम्प पेपर में, जो 100 रुपए का, 200, 500 तक का स्टैम्प पेपर में चल जाएगा, उस पर आपको इसको प्रिंट आउट करवाना है, और वो फिर अपनी स्टैम्प के साथ, जो लॉयर है वो अपनी स्टैम्प के साथ आपको एक डॉक्यूमेंट दे देगा, आपको फिर इसे अपलोड करना है। उसी के साथ आपको एक NOC चाहिए होगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। मतलब आपके जो पेरेंट्स हैं वो बताएंगे कि हमें कोई भी समस्या नहीं है अगर हमारा प्लेस जो ओनरशिप का है, जो रेंटेड जो प्रॉपर्टी है, उसको यूज करते हैं प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए। इसको भी नोटराइज करवाना जरूरी है, अगर ये नोटराइज नहीं है तो इसकी मान्यता नहीं होगी। फिर बात आती है रेंट की। अगर आप दिखाना चाहते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी रेंटेड है किसी और के द्वारा, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल लगेगा उस लैंडलॉर्ड का, जो मकान मालिक है उसके नाम का, लेकिन वो भी लेटेस्ट होना चाहिए, उस पर उसका नाम होगा। उसी के साथ आपको ये ध्यान रखना है कि हो सकता है ऑफिसर आपसे कह दे कि हमें ओनर का पैन कार्ड चाहिए या उसका आधार कार्ड भी चाहिए, तो आप कोशिश करिए कि आधार कार्ड और पैन कार्ड पहले से ही अप्लाई करके मांग लीजिए उनसे कह दीजिए अपने लैंडलॉर्ड से कि प्लीज़ हमें वो अपना आधार कार्ड पैन कार्ड दे दें, ताकि हम इसको अपलोड कर दें। हो सकता है आपका लैंडलॉर्ड मना करे इस बारे में, पर अच्छा यही होगा कि अगर आपको मिल जाता है, क्योंकि दिक्कत ये है अगर आगे चल के ऑफिसर ने कुछ भी रोक दिया तो आपको प्रॉपर समस्या हो जाएगी, आपको प्रॉपर फाइलिंग फिर से करनी पड़ेगी। इसी के साथ आपको नोटराइज रेंट एग्रीमेंट देना पड़ेगा, जैसे हमने ऊपर बताया। अब इसमें अलग बात ये आती है कि आपको विटनेस भी लगेंगे जब आप एग्रीमेंट बनवाएंगे। इसका फॉर्मेट हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। जब आप एग्रीमेंट बनवाने जाएंगे तो आपको उसमें विटनेस भी लगेंगे। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान रखिएगा कि हो सकता है आपको आगे चल के प्रॉब्लम आए, तो उनके आधार और पैन की डिटेल्स आप रखें, पहले से प्रॉपरली रखें, और हो सके तो उसे फाइल भी कर दें। फिर आता है, हमने बताया आपको पैन आधार, आपके लैंडलॉर्ड का भी और आपका तो लगना ही है। अब इसमें एक नई चीज आती है जो हर स्टेट में नहीं एप्लीकेबल है। अब इसको आप थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। इसमें एक प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर पूछते हैं, जो जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, आपका दिल्ली जैसे शहरों में नहीं है, वेस्ट बंगाल जैसे शहरों में अप्लाई करता है कि जैसे जो भी बिजनेसमैन पहले से वहाँ बिजनेस कर रहा है उसको एक टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ता है, जिसकी ज़रूरत पड़ती है आपको GST रजिस्ट्रेशन के दौरान। तो आपको इसको भी अप्लाई करना पड़ेगा। पर बहुत से शहरों में ये चीज़ नहीं अप्लाई होती है, बहुत चुनिंदा शहर हैं जहाँ पर ये चीज़ अप्लाई होती है। तो इसके लिए एक अलग से वीडियो आप अगर कहेंगे तो हम आपको बना करके दे देंगे। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप पहले से ही इन्हें अलग करके रख लें,
आपको बार बार झंझट ना हो, बार बार ढूंढना ना पड़े या खो गया है या बनवाना है, ताकि आप जब प्रोसेस करें या अप्लाई करें तो आपके पास ये पहले से रखे होने चाहिए, चाहे आप खुद से अप्लाई कर रहे हो चाहे आप किसी के पास जाकर के अप्लाई कर रहे हो। क्योंकि अगर आप जैसे किसी के पास भी जाएंगे तो आपको बार बार दौड़ाएगा, वो कहेगा कि ये चाहिए, वो चाहिए, ये डॉक्यूमेंट चाहिए। इसलिए हम आपको पहले से ही बता देते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किस फॉर्मेट में चाहिए, ताकि आपको आगे चल के कोई समस्या ना हो। अब कुछ बातें आपको ध्यान रखनी, जैसे हमने बताई आधार लिंक स्टेटस की। आधार आपका पैन से लिंक होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक होना चाहिए। ये बातें बहुत ज़रूरी हैं, आप इसको गौर से सुनिए, क्योंकि बहुत से लोगों के साथ मैंने सुना, अपने क्लाइंट्स के साथ देखा है कि वो उनको पता ही नहीं है कि उनका पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक है कि नहीं है, और अब क्योंकि उसमें फीस बढ़ गई है, उसमें पेनल्टी लगने लगी है, तो अब वो लिंक करवा रहे हैं। और एक ज़रूरी, बहुत ही ज़रूरी और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको चेक करना होगा कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम, आपके पिताजी का नाम सेम होना चाहिए, मतलब लेटर्स भी सेम होने चाहिए, जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वरना आपको आगे चल के बहुत दिक्कत आएगी। आप उसे पहले ही करेक्ट करवा लीजिए, क्योंकि आप पैन कार्ड में तो चेंज करवा नहीं सकते, करवा सकते हैं उसके लिए हम आपको अलग वीडियो दे देंगे, लेकिन आपको उसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस पड़ता है। आपको आधार कार्ड चेंज करवाना पड़ता है, उसमें भी लंबा प्रोसेस होता है। तो आप उन चीज़ों को पहले से ही देख लीजिए, पहले से ही पता कर लीजिए कि क्या ऐसी कोई चीज़ है जो आपको बदलवानी है या नहीं बदलवानी है, या सब कुछ सही है। अगर नहीं है ऐसा तो आप उसको चेंज करवाइए। फिर आपके डॉक्यूमेंट्स पढ़ने लायक होने चाहिए। आप अगर फोटो अपलोड करते हैं, आप अगर सामने वाले को भेज रहे हैं, तो उसमें पढ़ने वाला होना चाहिए। जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो देते हैं उसमें समझ में नहीं आता कि किसका नाम लिखा हुआ है, क्या एड्रेस लिखा हुआ है कि नहीं लिखा है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये ध्यान रखिए कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पढ़ने लायक हो। जब भी आप इसको अपलोड करेंगे, जब आप साइज को कम करते हैं, तो कई बार ये होता है कि आपके साइजेस छोटे होने के कारण आपके डॉक्यूमेंट्स पढ़ने में नहीं आते। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिए कि आप उसको पढ़ सकें। फिर आपके लिए रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी है एंड मैंडेटरी है, ये हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं कि अगर आप लिमिट क्रॉस नहीं कर रहे हैं तो वो आपके लिए वॉलंटरी है, आप अप्लाई करेंगे, कोई समस्या नहीं है। पर हम आपको ये अभी इसलिए बता रहे हैं कि आगे चल के आपको हम एक जगह बताएंगे कि आपको डेट देनी पड़ती है कि हमारा बिजनेस कब से शुरू हुआ है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, आपसे मैं पूछ सकता हूं कि इससे पहले आप बिजनेस कर रहे थे, उसका क्या प्रूफ है, आपने अभी क्यों अप्लाई किया है बिजनेस के लिए, ये मैं पूछ सकता हूं। मेरा मतलब ये है कि कोई भी पूछ सकता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए कि आपको कैसे अप्लाई करना है। अगर मैंडेटरी है तो कोई इशू नहीं है, आप दिखा सकते हैं कि हाँ हमारी सेल्स अब इतनी क्रॉस हो चुकी है। लेकिन अगर वॉलंटरी है तो आप ये ध्यान रखें कि किस डेट से आप अपना बिजनेस दिखा रहे हैं कि शुरू हुआ है। एक लिंक हमने आपको और दे दिया है, डॉक्यूमेंट्स लिंक, मतलब कि आपको अगर देखना है और कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कि हम आपको बता चुके हैं, इतने ही डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आप इतने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रखते हैं तो आप कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो अब हम आपको ले चलेंगे जीएसटी की वेबसाइट पे, हम आपको दिखाते हैं कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है, कैसे करना होता है, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना आए। इस पर आप आ जाएंगे, फिर हम जाएंगे रजिस्टर लिंक पे, इस पर क्लिक करेंगे, आपको 2 विंडोज दिखेंगी। साइट थोड़ा टाइम ले रही है इस टाइम, क्योंकि उसका सर्विस मेंटेनेंस चल रहा है। फिर हम आते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन पे। अब आपको यहाँ पे दिखेगा IAM, मतलब यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन से टैक्स पेयर हैं। जैसे हमने आपको बता चुके हैं कि TDS कलेक्टर होता है, एक टैक्स कलेक्टर होता है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। कई बार क्या होता है, क्लाइंट गलती से चीज़ें पढ़ के, जैसे आप यहाँ पर ई-कॉमर्स लिखा हुआ है, आप सोच सकते हैं कि ई-कॉमर्स में हम अगर बिजनेस कर रहे हैं तो हम यहाँ पर अप्लाई कर दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने ये अप्लाई कर दिया तो आपको आगे चल के दिक्कतें होंगी। ये आपके जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, eBay है, वो ऑपरेटर हैं, क्योंकि उनको TCS कलेक्ट करना पड़ता है, जैसे हमने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है। तो ये उनके लिए, आपके लिए यहाँ पर एक नॉर्मल टैक्स पेयर के तरीके रजिस्टर करना है। तो हम क्लिक करेंगे टैक्स पेयर पे। कोई भी चीज़ जो नीचे दी हुई है वो आपसे रिलेटेड नहीं है, आपको उससे नहीं क्लिक करना, ठीक। इस बातों का ध्यान रखिए। इसीलिए आपको प्रोफेशनल की हेल्प चाहिए होती है, ताकि आप कोई भी गलती ना कर दें। आप गलती कर देते हैं एक बार तो आपको आगे चल के समस्या होती है, उसे फिर से आपको सुधारना पड़ता है, उसमें बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, बहुत टाइम वेस्ट होता है आपका। तो इन बातों को पहले से ही ध्यान में रखें, ताकि आगे चल के कोई गलती ना हो, जिससे आपको आगे परेशानी ना हो। फिर आप स्टेट चुनेंगे अपना, जो भी आपका रेस्पेक्टेड स्टेट है। जैसे हम यहाँ डालते हैं उत्तर प्रदेश। अपना डिस्ट्रिक्ट चुनिए। फिर जो भी आपका लीगल नेम है, अब लीगल नेम आपके पैन कार्ड में मेंशन होगा, वही नेम यहाँ पर पड़ेगा, और वो नेम आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर आप कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, उसे बहुत ध्यान से लिखिएगा, और वो नेम आपका मैच करना चाहिए आपके पैन कार्ड से। जैसे हम नेम फिल कर देते हैं क्लाइंट का। अब नेम के बाद आपको अपना परमानेंट अकाउंट नंबर देना पड़ेगा, जो कि आपका पैन अकाउंट नंबर हो। उसे आप बहुत सही से देकर के फिल करें, ताकि कोई भी गलती ना होने पाए। अपना ईमेल एड्रेस दे दीजिए।
ये ईमेल एड्रेस सही होना चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ताकि क्योंकि इसमें आपको जब आप अपना आधार वेरीफाई करवाएंगे उसका लिंक आपको इसी मेल पर आएगा, उससे आप आधार वेरीफाई करेंगे। जब तक वो आधार वेरीफाई नहीं होता है आपका रजिस्ट्रेशन प्रॉपर नहीं माना जाएगा, अप्लाइड नहीं माना जाएगा, वो अनअप्लाइड ही रहेगा, आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा नहीं। तो ये ईमेल आपका करेक्ट होना चाहिए और एक्टिव होना चाहिए। जैसे हमने ईमेल भर दिया, ईमेल के बाद अपना मोबाइल नंबर देंगे जिसपे ओटीपी आएगा। सारी डिटेल भरने के बाद आपको एक कैप्चा कोड नीचे दिया हुआ है, उसे सही से फिल करना है, फिर हम प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। में जो ओटीपी आया है और ईमेल में जो ओटीपी आया है आप उसे यहाँ पर फिल करके प्रोसीड कर देंगे। अपना ओटीपी वेरीफाई करवाने के बाद आपको एक टीआरएन नंबर मिलता है। ये टेम्पररी रेफरेंस नंबर होता है जिसका आगे प्रोसेस में हेल्प होती है। आपको लॉगिन करने रजिस्टर करने के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ती है, तो इसको नोट करके एक अलग जगह पर लिख लीजिए और उससे आपको फिर से उसी पेज पर आना है रजिस्टर के, और वहां पर आपको इसका यूज पड़ेगा। तो जैसे हम इसे ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और फिर से रजिस्टर वाले लिंक पर जाएंगे। वहां पर आप टेम्पररी रेफरेंस नंबर वाले पोर्टल पे क्लिक करेंगे जो वो दिया हुआ है और उस पर अपना टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर देंगे। फिर आप यहां पर फिर से कैप्चा डालेंगे और उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। आपका एक ओटीपी फिर से आपके मोबाइल पे आएगा जिसे आपको वेरीफाई करवाना होगा। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपकी सेव्ड एप्लीकेशंस में आपकी एप्लीकेशन आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको एक्शन बटन पर क्लिक करना है जिससे आप अपना जितना भी रजिस्ट्रेशन है उसको एडिट कर सकते हैं। अब ये आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल आ गया जिसमें आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है। अब इसमें देखिए, इसमें आपको ड्यू डेट दे रखी है कि कब तक आपका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए, और जो लास्ट डेट आपने मॉडिफाई करी जब आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसकी डेट दे रखी है। अब ऊपर ही आपको एक वेबसाइट का लिंक दिया जा रहा है जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके आधार से लिंक है कि नहीं है। अब यहाँ पे दिया हुआ है आपका प्रोफाइल अभी जो है 0% कंप्लीट है, मतलब जितनी ही आप डिटेल्स दी हुई हैं, यहाँ पे बिजनेस डिटेल दी हुई है, प्रमोटर पार्टनर डिटेल दी हुई है, जैसे जैसे आप इसको फिल करते जाएंगे आपका प्रोफाइल कंप्लीट होता चला जाएगा। तो अब हम आते हैं बिजनेस डिटेल्स पे। अब यहाँ पे आपका लीगल नेम जो आपने मेंशन किया था वो अपने आप आ जाएगा, परमानेंट अकाउंट नंबर अपने आप आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर अपना ट्रेड नेम देंगे, जैसे आपका जो भी ट्रेड नेम है जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसकी शॉप का नाम क्या है, उसके बिजनेस का नाम क्या है, ये वहां पर ये आएगा। तो हम अपने क्लाइंट का नाम डाल देते हैं। और अब यहाँ पर बात आती है कि आपका बिजनेस किस तरह से चल रहा है, मतलब आपने कोई कंपनी खोल रखी है, कोई पार्टनरशिप है, जो प्रोप्राइटरशिप है, अलग अलग तरीके यहाँ पे दिए हुए हैं। और मेनली क्या होता है, जो हमारे आमतौर पे क्लाइंट हैं उनकी या तो प्रोप्राइटरशिप होती है या पार्टनरशिप होती है। तो हम यहाँ पर प्रोप्राइटरशिप क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप ये एडिशनल ट्रेनिंग का मतलब ये है, अगर आपके बहुत सारे नाम चल रहे हैं, मतलब अगर आप बहुत शहरों में काम कर रहे हैं या बहुत सारी दुकानें हैं जिनका अलग अलग नाम है, तो आप यहाँ पर उसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ हमें ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। अब ये बात ध्यान रखिएगा कि जहां पर भी आपको ये रेड सिग्नल दिखेगा, रेड सिग्नल का मतलब ये है कि ये डिटेल्स आपको इंपॉर्टेंट है भरनी, आप इसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। जैसा कि हमने आप यहाँ पर देख रहे हैं ये लिंक दे रखा है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का, जो हम आपको बता चुके हैं। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मतलब क्या होता है कि जो कुछ दिनों के लिए ट्रेड फेयर्स में जाते हैं, 15-15 दिनों के लिए, 20-20 दिनों के लिए, उनके लिए ये प्रोसेस है। अगर वो जा रहे हैं तो पूरा रजिस्ट्रेशन वो बार बार नहीं लेंगे। अगर वो दिल्ली जाते हैं, कहीं बॉम्बे जा रहे हैं, तो उनके लिए कुछ दिनों का रजिस्ट्रेशन होता है। तो आपको ये करने की कोई जरूरत नहीं है, आप आगे बढ़ेंगे। कॉम्पोजिशन हमने आपको बताया है कि इसमें बहुत सारे फायदे नुकसान होते हैं, आपको ध्यान देने होते हैं। अगर आपने सब कुछ देख लिया है, परख लिया है, तभी आप इस पर अप्लाई करें, तब तक इसको कोई भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो हम इसे छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर रीजन पूछता है। रीजन जैसे मैंने आपको बताया था कि हम या तो वॉलंटरी लेते हैं अपनी मर्जी से, या फिर हम अपनी लिमिट को क्रॉस कर देते हैं। अगर आप लिमिट क्रॉस कर रहे हैं तो आपको क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड पर क्लिक करना पड़ेगा, या फिर आप देखें नीचे दिया हुआ है वॉलंटरी बेसिस, मतलब आप अपनी मर्जी से रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। जब आप इसे क्लिक करते हैं तो आपसे पूछता है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपको ये डेट कौन सी डालनी है। अगर आप ये डेट आज से पहले की डालते हैं तो हम आपसे पूछ सकते हैं कि आपने इसको कब शुरू किया था, आपके बिजनेस का जो प्रूफ है वो क्या है। तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ, या कोई और भी पूछ सकता है आपसे, ऑफिसर पूछ सकता है। तो इस बात को बहुत ध्यान में रखिए कि आपको यहाँ डेट कौन सी डालनी है। तो ज्यादा अच्छा यही रहेगा कि आप उसी डेट को चूज करें जो आप जिस दिन अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये आप वॉलंटरी बेसिस पे ले रहे हैं, अपनी मर्जी से ले रहे हैं, तो आप उसी दिन को चूज कर सकते हैं। फिर अगर आपके पहले से कोई रजिस्ट्रेशन है, मतलब आप जिस स्टेट में काम कर रहे हैं वहां आपने कोई और रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, जैसे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन होता है,
कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, सेल्स टैक्स के अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर है, सीएसटी के अंदर है, तो आप यहाँ पर उसे फिल कर सकते हैं। अभी कोई भी हमारे पास रजिस्ट्रेशन है नहीं, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछेगा डॉक्यूमेंट्स के लिए। अब यहाँ डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे आपके ट्रेड नेम के लिए। जैसे आपने अगर कोई विजिटिंग कार्ड है, कोई डॉक्यूमेंट, अन्य डॉक्यूमेंट है जो आपका ट्रेड नेम को वेरीफाई करता हो, तो आप इसे यहाँ पर चूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर फाइल चूज कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे, सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। फिर आपको प्रोफाइल दिखाएगा कि 11% कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ बात आती है कि आपके प्रोप्राइटरशिप की, जैसे हमने चूज किया था, जो बिजनेस कर रहा है उसकी डिटेल्स मांगेगा, उसके पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो यहाँ पर आप अपना नाम फिल करेंगे, अपना नाम अपने आप वो ले लेगा। फिर उनकी डिटेल्स डालेंगे, फादर नेम, उनकी डेट ऑफ बर्थ, अब हमने यहाँ पर इनकी डिटेल फिल कर दी है। जैसे ही आप ये डिटेल फिल कर देंगे, आप नेक्स्ट सेक्शन में मूव। अब इनका स्टेटस क्या है, जैसे पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनर्स होते हैं। प्रोप्राइटरशिप में प्रोप्राइटर होता है, वो ओनर होता है। आप यहाँ ओनर भी ले सकते हैं, पर मेनली प्रोप्राइटर लिखा जाता है। तो आप यहाँ पर प्रोप्राइटर डाल करके आगे बढ़ेंगे। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर तब आता है जब आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हो, तो यहाँ पर इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं है। अब जो नेक्स्ट सेक्शन आएगा हमारा एड्रेस का, इसमें आपको अपनी एड्रेस की डिटेल डालनी है। आपने आधार कार्ड से इसमें डिटेल फिल कर देंगे। आप पिन कोड डालिए, तो अपनी डिटेल स्टेट, डिस्ट्रिक्ट आपका अपने आप आ जाएगा। फिर आप सिटी डालिए, फिर आपकी लोकेलिटी जो भी है, अपनी लोकेलिटी फिल करने के बाद आप अपनी रोड, स्ट्रीट डालेंगे। फिर आपका जो भी बिल्डिंग नंबर है उसे यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद आपसे ये मांगेगा आपका डॉक्यूमेंट अपलोड, जिसमें आपको फोटोग्राफ अपनी अपलोड करनी है, जिसमें आपको साइज लिमिट दे रखी होगी 100 KB। आप यहाँ पर चूज कर लेंगे फाइल को। और उसे अपलोड कर देंगे। अब यहाँ फाइल साइज बड़ा हो गया है, तो ये फाइल नहीं ले रहा है। आपको ध्यान रखना है कि फाइल साइज जो भी हो आपका वो छोटा होना चाहिए। तो फोटोग्राफ अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर एक और डिटेल मिलेगी अदर इन्फॉर्मेशन में, जिसमें लिखा हुआ है कि ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी। अब इसका मतलब क्या होता है कि जब भी आपके रिटर्न फाइल होंगे, आपका कोई भी रिटर्न फाइल होगा, कोई भी रिप्लाई होगा, तो आपको एक ऑथराइज सिग्नेटरी चाहिए होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो ओनर होता है हम उसको ही वो ऑथराइज सिग्नेटर लगाना चाहते हैं यहाँ पर, ताकि जो ओनर की डिटेल्स हैं वही फिल होकर के उसमें ऑथराइज सिग्नेटरी हो जाए और जो भी रिटर्न फाइल करना है वो इससे फाइल हो जाए। तो यहाँ पर आपको इससे यस पे करना है। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर जो डिटेल रह जाएंगी उसे आपको फिल करना होगा। अब आपकी डिटेल्स फिल हो चुकी हैं 77%। अब यहाँ पर आपकी जो ऑथराइज्ड सिग्नेटरी डिटेल जो हमने पीछे क्लिक करी थी यस पे, तो आपकी सारी डिटेल जो ओनर की डिटेल्स है वो यहाँ पर फिल हो चुकी हैं। अब इससे आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी पे। उसके बाद आप सारी डिटेल्स को चेक कर लेंगे और फिर आगे प्रोसीड कर देंगे। फिर ये आपसे पूछेगा कि आपको ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव्स की कोई डिटेल देनी है, तो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है, तो इसे हम सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ेंगे। अब मेन और सबसे ज़रूरी जगह चीज़ जो आती है आपको फिल करने के लिए, वो आपका आता है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। अब यहाँ पर आपको अपना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जो भी एड्रेस है वो ये फिल करना होगा। अपना पिन कोड डालने के बाद आप यहाँ पर अपनी डिस्ट्रिक्ट आपका अपने आप आ जाएगा, अपनी सिटी डाल सकते हैं आप यहाँ पे। ध्यान रखना है कि ये डिटेल सारी आपके एड्रेस प्रूफ से मैच होनी चाहिए, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको बाद में इसे प्रूव करने के लिए एक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। सारी डिटेल फिल कर देंगे, बिल्डिंग नंबर, प्लॉट नंबर जो भी है, उसको फिल करने के बाद आप अपना जुरिडिक्शन सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको दो जुरिडिक्शन मिलते हैं, एक स्टेट का, एक सेंटर का। आपको पहले स्टेट का फिल करना है, आप इसे ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको अपना स्टेट स्पेसिफिक जुरिडिक्शन जानना है तो आप अपने स्टेट की स्पेसिफिक जीएसटी वेबसाइट पे जा करके इसके बारे में पता कर सकते हैं। फिर हम आते हैं अपने सेंटर के जुरिडिक्शन की तरफ। ये आपको लिंक प्रोवाइड करा गया है जीएसटी वेबसाइट के द्वारा, आप इस पर क्लिक करके अपना जुरिडिक्शन जान सकते हैं, या फिर आप अलग से सर्च कर सकते हैं कि आपका जुरिडिक्शन क्या है। इसके लिए आप गूगल पे जाकर के CBIC
gst.gov.in पे टाइप करके आप फिर जाएं, फिर अपने स्पेसिफिक स्टेट की तरफ जाएं। उसके बाद आपका जो जोन पड़ता है, अब जोन कैसे मालूम पड़ेगा, तो आप जोन के आगे कॉलम देखेंगे जुरिसडिक्शन का, उसके अंदर आपको आपका सिटी मिल जाएगा। जैसे हमारे केस में उन्नाव सिटी है, तो हम उस पर क्लिक करके जो जोन है तो लखनऊ जोन है, लखनऊ जोन पर क्लिक करा हमने। फिर आपको कमिश्नरेट मालूम पड़ेगा, कमिश्नरेट के लिए आपको फिर से उसी साइड पे जाना है और आपको जुरिसडिक्शन दिख रहा है। अब इसको आपको देखना है कि कौन सी सिटी आपकी कहाँ फॉल करती है। अब जैसे यहाँ पर उन्नाव सिटी है, तो ये उन्नाव सिटी कहाँ फॉल कर रही है, लखनऊ में। हमने फिर लखनऊ में क्लिक किया। लखनऊ के बाद आपको लखनऊ की सब कमिश्नरेट डिवीजन मिलेगी। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो सिटी है वो किस जुरिसडिक्शन में गया है। अब जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो जो होल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उन्नाव है वो हमारा लखनऊ 1 में फॉल करता है, तो हमने लखनऊ 1 को सिलेक्ट कर लिया। अब आपको यहाँ पर रेंज चुननी है। रेंज क्या है, आपको रेंज दी होंगी, तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसके हिसाब से आपको रेंज मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर आपको दिखेगा डिस्ट्रिक्ट उन्नाव, उसकी रेंज अल्फाबेट A to M। अल्फाबेट का मतलब क्या हो गया कि जो भी एसएससी हैं जिनका नाम A से लेकर के M तक जाता है, उनके लिए रेंज कौन सी होगी, रेंज 6। और जो N to Z जाते हैं उनके लिए रेंज कौन सी होगी, रेंज 7। तो हमारे लिए रेंज कौन सी है, रेंज 7। फिर हम अपनी जीएसटी वेबसाइट पे आकर के कमिश्नरेट लखनऊ था, लखनऊ को सिलेक्ट किया, फिर डिवीजन पे सिलेक्ट किया लखनऊ 1, फिर मैं रेंज सिलेक्ट करी, रेंज है हमारी 7। ये सेव करने के बाद आप अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स देखेंगे, आपका जो ईमेल एड्रेस है वो सही होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर अपने आप आ जाएगा। अब नेक्स्ट चीज आती है आपकी जो प्रेमिसेस है, मतलब आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी आपको डिटेल्स देनी है। जो हमने पिछले बताया है आपको कि जो रेंटेड है या फिर आपकी ओन्ड है। तो जब आप रेंटेड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो भी डॉक्यूमेंट हमने बताए थे वो आपको अपलोड करने होंगे। आप अलग अलग डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर आप चाहें तो लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट क्लिक करके एक ही फाइल में अपने डॉक्यूमेंट्स को मर्ज कर लें और उसे यहाँ पर अपलोड कर दें। अब हम अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं। अब हम सिलेक्ट करेंगे कि हमारी बिजनेस की जो एक्टिविटी है वो क्या है। जैसे अगर हम रिटेल बिजनेस करते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग क्लिक कर सकते हैं। आप अगर सर्विसेज देते हैं तो आप सर्विसेज पर क्लिक कर सकते हैं। हम रिटेल पर क्लिक करते हैं। नीचे आपको टैब दिखाई देगा कि अगर आपके पास एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का मतलब क्या, कि आप अगर एक प्रिंसिपल प्लेस के अलावा भी कहीं और अन्य जगहों से बिजनेस कर रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पर डिटेल डाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पर इसको यस करेंगे तो आपका जो आगे टैब है वो खुल जाएगा जहाँ पर आप एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस एंटर कर सकते हैं। पर अगर आप इसको नहीं एंटर करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसे नो रहने दीजिए। हम सेव एंड कंटिन्यू कर क्लिक करेंगे। फिर आपसे आपके एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पूछेगा, अगर आपने पीछे टैब को यस किया है तो यहाँ पर हमें भरने की जरूरत नहीं है। अब हम अपने नेक्स्ट टैब पे आते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज के। गुड्स एंड सर्विसेज मतलब क्या, कि कौन से गुड्स में आप डील कर रहे हैं। जैसे अगर ज्वेलरी में सेक्टर में है, आप ज्वेलरी आइटम, गोल्ड एंड सिल्वर के आइटम डील कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर एंटर करना है। अब उसके तरीके क्या है, अगर आपको HSN कोड पता है जो आप गूगल में जाकर के देख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर अपनी गुड्स का नाम डाल दें। जैसे हम अगर डालेंगे गोल्ड ऑर्नामेंट्स, तो आपको उसका HSN के साथ डिटेल्स आ जाएंगी क्या क्या है। आर्टिकल ऑफ गोल्ड्स, बेस मेटल आ गया, सिल्वर आ गया, गोल्ड आ गया। तो यहां पर आप उस HSN को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप आगे प्रोसीड करेंगे। अब यहां पर कुछ चुनिंदा इंफॉर्मेशन पूछेगा आपसे जो स्टेट के स्पेसिफिक होंगी। जैसे हमने आपको बताया था पहले, प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन जो आपको लेना पड़ता है हर अलग अलग स्टेट में जहां एप्लीकेबल है, और कई ऐसे स्टेट एक्साइज लाइसेंस नंबर हैं जो आपके स्टेट में एप्लीकेबल होंगे। अगर ऐसा कुछ भी है तो आपको यहां पर एंटर करना होगा, अगर नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दें और आगे बढ़ जाएं। अब आपका आखिरी स्टेप, सबसे जरूरी स्टेप आता है आपका आधार ऑथेंटिकेशन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है, आपको इसको आधार ऑथेंटिकेट करवाना पड़ेगा, तभी आप आगे जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर पाएंगे, वरना ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो नहीं पाएगा। आधार ऑथेंटिकेशन के लिए आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे आप सेव एंड कंटिन्यू करके आगे प्रोसीड करेंगे। फिर आपकी मेल पे आपको आधार का लिंक आएगा, वहां से आपको इसे वेरीफाई करवाना है। उसमें कुछ भी बड़ी चीज नहीं है, आपको उसमें दिया होगा कि आपका मेल में कि आपका ये लिंक है, आप इस पर जाकर के अपना आधार वेरीफाई करवाएं। आप अपने मेल खोलेंगे, उस पर आपको जो लिंक दिया है आप उस पर क्लिक करेंगे, फिर वो आपको आधार की साइट पर लेकर के जाएगा। वहां आपसे आधार नंबर पूछेगा और मोबाइल नंबर, जिस मोबाइल नंबर पे आपका आधार लिंक्ड है उस मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। आपको जैसे ही OTP एंटर करेंगे आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा। आधार वेरीफाई होते ही आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट होकर के आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव होने के लिए चला जाएगा। इसे हम यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब आपका एप्लीकेशन सबमिट होने के कुछ ही दिनों बाद, 3-4 दिन या 1 हफ्ते बाद, जो आपके ऑफिसर है, रेस्पेक्टिव ऑफिसर, वो आपके एप्लीकेशन को स्क्रूटनाइज करेंगे, मतलब देखेंगे, और उसमें अगर कोई भी दिक्कत उन्हें नहीं मिलती तो वहां पर एप्लीकेशन आपको फॉरवर्ड कर देंगे। आपको
मेल पर आ जाएगा कि आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो चुका है। और अगर कोई भी शो कॉज नोटिस इशू होता है तो वो भी आपके मेल पर इशू हो जाएगा। आपको वहीं से देखना है कि आपको रजिस्ट्रेशन में क्या इशू है और उसको एज अकॉर्डिंगली आपको उसको रिप्लाई करना पड़ेगा। और इसी के साथ आपको एक मेल आईडी, एक लॉगिन आईडी और एक पासवर्ड भी दे दिया जाएगा, जिसमें जा करके आप लॉगिन करके अपना एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस खत्म होता है, कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको हमने सारी चीज़ें डिटेल वाइज बता दी हैं। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको उसका रिप्लाई देंगे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू गिव इट अ लाइक एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर फर्दर मोर इन्फॉर्मेशन। और इसी के साथ मैं आपका शुक्रिया करता हूँ इतने देर तक बने रहने के लिए। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।